क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। दिन भर आप ऐसी 100 बात सुनते हैं, लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि सवाल उछालने से जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। जब घड़ी इशारा करे 9 बजे रात का, वक्त 100 बात की एक बात का। किशोर अजवाणी के साथ IBN 7 पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। वो डिबेट शो न सिर्फ फेवरेट है बल्कि वो डिबेट शो जो ब्रेकलेस भी चलता है इस पूरे चर्चा के दौरान। एकमात्र शो ब्रेकलेस डिबेट शो। हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आज मैं बताना चाहूंगा आज का विषय भी एक बार फिर पाकिस्तान को जो भारत अलग थलग करने में, आइसोलेट करने में कामयाब हुआ है। भारत की कूटनीति की बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है कि अपने इलाके के 3 मुल्क भारत के साथ खड़े हो गए हैं और इन चारों देशों ने, भारत को मिला के इन चारों देशों ने तय कर लिया है कि हम सार्क शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने इस्लामाबाद नहीं जाएंगे, जो कि नवंबर के महीने में होना है। पाकिस्तान में होस्ट कंट्री है पाकिस्तान। और यह सब कुछ हुआ नवाज शरीफ के संयुक्त राष्ट्र में दिए भाषण के बाद, जहां पर वो बुरहान वानी जैसे आतंकी को शांति दूत बताते हैं और बलूचिस्तान को नजरअंदाज कर कर कश्मीर की बात उठाते हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश में भी जबरदस्त आप कह सकते बम के हमले हुए हैं और उनके पीछे भी पाकिस्तानी ताकतों का हाथ है। इसीलिए वो दोनों मुल्क पहले भी पाकिस्तान के आतंकवाद का विरोध करते रहे थे। भूटान भी खुलकर साथ में आया है। इन परिस्थितियों में ये बात अब बिल्कुल साफ हो गई है कि दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान को अलग थलग करने की भारत की कूटनीति ने रंग दिखाना शुरू कर दिया है। दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान अलग थलग पड़ रहा है तो अपने मुल्क में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अलग थलग पड़ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की बैठक न्यूयॉर्क से लौटते वक्त वो लंदन रुक जाते हैं और लंदन में रुककर हैरिट्स में जाके शॉपिंग करते हैं, जूते खरीदते हैं गुची के स्टोर में। और इस पूरे बवाल ने पाकिस्तान में नवाज शरीफ को विलेन बना दिया है। पाकिस्तान की बड़ी पार्टी है इमरान खान की तहरीक-ए-इंसाफ। उसने साफ कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में तनाव है और माननीय प्रधानमंत्री साहब, वजीर आजम साहब जूते खरीद रहे हैं, लंदन में शॉपिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी नवाज शरीफ का विरोध शुरू हो गया है। वो नवाज शरीफ जो अपने मुल्क के नहीं हो पा रहे हैं, उनके साथ अगर तमाम पड़ोसी मुल्क ये करते हैं कि वहां हम नहीं आएंगे सार्क शिखर सम्मेलन में, तो आप समझ सकते हैं कि किस दिशा में चीजें आगे बढ़ रही हैं। आगे बढ़ेंगे। सार्क का कैंसर है पाकिस्तान, इस विषय पर तमाम मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले दिन भर का ये घटनाक्रम। हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस, पाकिस्तान सार्क का कैंसर। कि पाकिस्तान को एक आतंकी देश घोषित करने के प्रक्रिया में हम लगे हैं। अगर हमारे पड़ोसी राष्ट्रों ने, सार्क के मेंबर्स ने, अगर पाकिस्तान में होने वाले सार्क में बहिष्कार किया है तो भारत देश को अर्थात प्रधानमंत्री जी को ये अपेक्षा थी। एक देश निरंतर सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, दूसरे देशों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप कर रहा है, तो ऐसे वातावरण में उनका सार्क शिखर सम्मेलन में भाग लेना उचित नहीं होगा। ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण, मेरे ख्याल से, संदेश है पाकिस्तान को। भारत इस्लामाबाद में होने वाले सार्क सम्मेलन में नहीं जाएगा। बांग्लादेश ने कहा वो भी नहीं जाएगा। अफगानिस्तान और भूटान भी आतंकवाद का हवाला देकर इस्लामाबाद सार्क सम्मेलन में जाने से इनकार कर रहे हैं। श्रीलंका ने यह मान लिया है कि सार्क सम्मेलन तकरीबन रद्द हो गया है। उरी हमले के बाद पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका लगा है और इस मुसीबत के समय भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पर अपने ही घर में सवाल उठ रहे हैं। ये सवाल उनकी एक तस्वीर ने उठाए हैं। इस तस्वीर में वो लंदन में एक जूतों के स्टोर में नजर आ रहे हैं। उनकी इस तस्वीर ने पाकिस्तान में सियासी बवाल खड़ा कर दिया है। इस तस्वीर को लंदन में ही रहने वाले एक पाकिस्तानी मूल के डेटा साइंटिस्ट शोएब तैमूर ने पहले ट्वीट किया। उनका कहना था कि शरीफ हैरोड्स के गुची स्टोर से जूते खरीदने आए थे। शोएब का दावा है कि स्टोर में नवाज के सुरक्षा कर्मी एक महिला पर इसीलिए नाराज हो गए क्योंकि उसने नवाज की तस्वीर ले ली। शोएब के मुताबिक उस महिला को लंदन स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन ले जाया गया और उसका फोन तक रखवा लिया गया।
नवाज पर विरोधी पार्टियां इस तस्वीर का सहारा लेकर सियासी वार कर रही हैं। तहरीके इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान ने सोशल साइट ट्विटर पर लिखा, हर तरफ सीमा पर तनाव है और नवाज लंदन में छुट्टियां मना रहे हैं और शॉपिंग कर रहे हैं। इधर नवाज की छुट्टियों पर सवाल उठ रहे हैं तो उधर उनके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भारत को देख लेने की धमकी दे रहे हैं। इन दिनों पाकिस्तान में ख्वाजा भारत के खिलाफ जहर उगलने के लिए मशहूर हो रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया उन्हें नवाज से भी मशहूर और सच्चा देशभक्त बताने में जुटी है। कहा जाता है कि ख्वाजा आसिफ को पाक फौज के प्रमुख राहिल शरीफ का भी समर्थन हासिल है। सुनिए ख्वाजा आसिफ का बेतुका बयान। डिवाइसेस जो हैं जस्ट एज शो पीसेस तो नहीं रखे हुए, लेकिन अगर हमारी सलामती को खतरा हुआ तो हम नेस्तो नाबूद कर देंगे। ऐसे माहौल में पाकिस्तान इस्लामाबाद में सार्क सम्मेलन करना चाहता है। भारत और अपने दूसरे पड़ोसी मुल्कों में आतंकी गतिविधियां चलाकर पाकिस्तान ये उम्मीद कर रहा है कि उसकी मेहमान नवाजी स्वीकार कर ली जाएगी। हम तो पूछेंगे में आज का बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान सार्क देशों में शांति का सबसे बड़ा दुश्मन है? हमारा सवाल ध्यान से सुनिए क्योंकि आपके एसएमएस के जवाबों का इस शो के दौरान मुझे लगातार इंतजार रहेगा। हजारों एसएमएस ऑलरेडी मिल चुके हैं जब से हमने सवाल पूछा है बीते करीब 3-4 घंटे पहले कि क्या पाकिस्तान सार्क देशों में शांति का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आपको लगता है हाँ तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, और अगर आपको लगता है नहीं तो HTP स्पेस देकर N लिखिए। अपने जवाब हमको हमारे नंबर 51818 पर एसएमएस करें। #HTP और #सार्क का कैंसर के जरिए भी आप IBN 7 के फेसबुक पेज पर और IBN खबर के ट्विटर हैंडल पर अपनी राय और सवाल हमको भेज सकते हैं। इस शो के दौरान हम उसको जरूर शुमार करने की कोशिश करेंगे। मेहमानों का परिचय कराते हैं। जो बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है उसमें दिल्ली से रूलिंग पार्टी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन डॉक्टर संबित पात्रा, मेजर जनरल रिटायर्ड AJB जैनी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रह्मा चलानी साहब मेरे साथ हैं, जाने माने स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट स्काइप के जरिए जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान से 3 मेहमान हमारे साथ हैं। तारिक पीरजादा साहब जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है मेरे साथ लाइव है इस्लामाबाद से। सन्नाउल्लाह साहब मेरे साथ जो कि एक्स एम्बेसडर है पाकिस्तान में, वो हमारे साथ इस्लामाबाद से स्काइप से जुड़े हुए हैं। और रमेश कुमार वंकवानी जी हैं जो कि मेंबर है नेशनल असेंबली के, या हिंदुस्तान की मैं कहूँ तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो पाकिस्तान के, और हिंदुओं को पैटर्न इन चीफ है जो पाकिस्तान की संस्था पाकिस्तानी हिंदू काउंसिल, उसके वो पैटर्न इन चीफ भी हैं। आप सबका स्वागत है। शुरुआत करूंगा डिबेट में। सीधा सवाल मैं पूछना चाहूँगा यहाँ पर ब्रह्मा चलानी साहब से। चलानी साहब, जिस तरीके से आइसोलेट किया जा रहा है पाकिस्तान को इंडियन डिप्लोमेसी के जरिए, 3 मुल्क खुलकर सामने आ गए हैं। भूटान भी है, बांग्लादेश भी है और अफगानिस्तान भी है, और वो भी वही भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि पाकिस्तान से आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है इसलिए हम वहां नहीं जाएंगे। क्या ये बड़ी कूटनीतिक जीत है? भारत के एक्शन के पहले ही आइसोलेट हो रहा था सार्क में, क्योंकि बांग्लादेश कई महीनों से ये कह रहा है कि पाकिस्तान रीजनल सोर्स ऑफ टेररिज्म है। अब उसके बाद फिर अफगानिस्तान ने बोला कि पाकिस्तान इज द सोर्स ऑफ टेररिज्म। अब उड़ी अटैक के बाद इंडिया की पॉलिसी बदली पाकिस्तान की तरफ। तो 3 देश हैं जो कहते हैं खुलेआम इंटरनेशनल फोरम्स में कि पाकिस्तान इज द एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म। तो आइसोलेशन तो होगा पाकिस्तान का, और मेरे ख्याल से ये जो सार्क फोरम है पहले से कमजोर था, अब तो और कमजोर हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान एक कॉमन थ्रेट हो गया बाकी देशों के लिए। बिल्कुल। तारिक पीरजादा को लेकर आना चाहूंगा। तारिक पीरजादा, सार्क का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि समिट में अगर एक भी कंट्री नहीं आएगी तो समिट कैंसिल हो जाएगी। फिर पाकिस्तान ये क्यों आमादा है कहने के लिए जब भारत ये साफ कर चुका है कि भारत बॉयकॉट करेगा, भारत नहीं आएगा पाकिस्तान क्योंकि वहां पे आतंकवाद को पनाह मिलती है? फिर क्या कैसे पाकिस्तान करा सकता है इसको? तारिक पीरजादा, देखिए, पहली तो बात यह है, मैं आपको अपनी राय पहले देता हूं, फिर पाकिस्तान की राय की बात करूंगा। मैंने एक मुद्दत दराज से ये बात कही है और मैं इसको दोहराता हूं कि सार्क को जब बनाया गया था उसकी बुनियाद में खराबी थी, और वो खराबी ये थी कि वो अदारा, वो इत्तेहाद,
वो अलायंस या वो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें इख्तलाफ वाले मसाइल, डिसएग्रीमेंट्स के मुतालिक बहस नहीं हो सकती, वो एक मुर्दा घोड़ा होता है जो चलने के काबिल नहीं होता है। इसको तो कभी बनाना ही नहीं चाहिए था। और मैं समझता हूं कि मैं एक ही बात में भारत की तायद करूंगा कि इस अदारे को कल से पहले आज खत्म कर दें, ताकि इस मुर्दार घोड़े को दोबारा। ये आप मेरे से बेहतर होगा भारत से अधिक पाकिस्तान को बोलिए, नवाज शरीफ, राहिल शरीफ को बोलिए कि जब कैंसिल हो रहा है तो क्यों करने पर आमादा है। जरिया है और ये शर्म का मकाम है कि भारत जैसे मुल्क ने अपने गरीब लोगों का पैसा सार्क पर खर्चा, और पाकिस्तान ने भी अपने गरीब लोगों का पैसा। शर्म की बात आपके लिए नहीं है। बहुत अच्छा हुआ कि इसका आपने खात्मा करने की बुनियाद रखी है। मैं इसको एक जोर से और धक्का देना चाहूंगा। बिल्कुल, तो ये बात आप नवाज शरीफ को बोलिएगा, राहिल शरीफ को बोलिएगा। उसको कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं मैं है। रेडियो पाकिस्तान का स्टेटमेंट सुनाऊं? रेडियो पाकिस्तान आपके यहाँ बोलता है ऑफिशियल सोर्सेज के हवाले से, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के हवाले से, कि हम लोग वहां पर करेंगे। नफीस जकरिया साहब का बयान है ये। अरे बात सुनो, मैं उसका जवाब दे दूं। चूंकि आपके मुल्क के अलावा 2-4 अच्छे मुल्क भी है ना, मसलन हमारा श्रीलंका है, नेपाल है, बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो उनका हम ख्याल करने की वजह से ये कह रहे हैं, वरना मैंने आपको अपनी राय से आगाह कर दिया है। और वो भी बहुत जल्द जान। देखिए, नेपाल का बाजू आप रोज मरोड़ते हैं पानी के ऊपर, आपको पता है ना ये बात। अब नेपाल चूंकि पाकिस्तान नहीं है तो आपसे लड़ नहीं सकता, तो हम तो आपका बाजू मरोड़ देंगे अगर आपने पानी के मसले पर बात कर रहे हैं। तारिक पीरज़ादा अलग थलग पड़ गए, आइसोलेट हो गए, उसके बाद भी रस्सी चल गई, बन नहीं गए आपके। जैनी साहब जवाब देंगे। जनरल जैनी वांट टू से संबित में आता मैं यही कहना चाहूंगा, मुझे पीरज़ादा साहब की बात पर हंसी आती है कि इतने अच्छे और पढ़े लिखे आदमी पाकिस्तान से ये वाम उठा रहे हैं कि सार्क को खत्म कर देना चाहिए। तो मैं तो उनको यही राय दूंगा, जैसे आप उनको भी सजेशन दे रहे थे, कि यही बात वो अपने प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को क्यों नहीं कह देते। और जो आइसोलेशन की बात है, कि जो पाकिस्तान को आइसोलेट किया जा रहा है, और जिस तरीके से ये हमारा मकसद ही ये था कि पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए, तो पीरज़ादा साहब तो उसमें हमारी मदद कर रहे हैं। मैं तो उनकी दाद दूंगा कि जो उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट करके और हमारा काम आसान कर दिया। मेरे ख्याल से जनरल जैनी, संबित पात्रा बोलना चाह रहे हैं। संबित, मेरे ख्याल से क्योंकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है वो लौटे नहीं है वापस पाकिस्तान, उन्होंने स्टॉप ओवर ले लिया लंदन में, वो शॉपिंग वॉपिंग कर रहे हैं और वहां पे जूते वूते खरीद रहे हैं जाके। आपको क्या तकलीफ है? वो शायद इसलिए पीरज़ादा साहब को मिल नहीं पा रहे हैं नवाज शरीफ साहब, जिन तक वो अपनी बात पहुंचा सके। संबित पात्रा, भारत की बड़ी कामयाबी। देखिए, पहले तो मैं निवेदन करूंगा कि एक सीरियस डिबेट हो रहा है और इस पे पीरज़ादा साहब का इस प्रकार का नॉन सीरियस एटीट्यूड ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो वो ध्यान से सुने और वो हंसना खिलखिलाना ये सब बंद कर दें। दूसरी बड़ी बात याद रखिए, जो जूते खरीद रहे हैं नवाज शरीफ साहब, जिसकी फोटो आपने अभी दिखाई, ये कुछ और नहीं है, पनामा पेपर्स के पैसे हैं। और ये सारी कहानी जो अभी पाकिस्तान में चल रहा है, जिस प्रकार से नवाज शरीफ पूरी तरह से घिरे हुए नजर आ रहे हैं, उनके हाथ बंधे हुए हैं, उनके पास और कोई काम भी नहीं है, वो जूते खरीदेंगे, शॉपिंग करेंगे। और ये पूरी कहानी पनामा लीक्स के बाद से शुरू हुआ। आपको ध्यान होगा सुमित जी कि जब पनामा लीक्स का पूरा डिक्लेरेशन हुआ तो कई जगह प्रेसिडेंट ऑफ अदर कंट्रीज उन्होंने रिजिग्नेशन दिया। पूरी तरह से एक ड्रामा पाकिस्तान में भी शुरू हुआ और रातों रात नवाज शरीफ को टीवी में आकर पाकिस्तान के आवाम को, पाकिस्तान की जनता को एड्रेस करना पड़ा कि मुझे लग रहा है कोई कू हो सकता है, मुझे लगता है मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र हो रहा है और आर्मी टेक ओवर कर सकती है। डायरेक्टली आर्मी का नाम नहीं लिया, मगर इशारों में सब कुछ कह दिया। तो तब से डर बैठा था और उन्होंने फिर डिसाइड किया, नवाज शरीफ ने डिसाइड किया कि इससे अच्छा हुआ कि मैं सरेंडर भेजा गया। आप चाय पीजिए। हाँ, आप चाय तो चाय भी पी रहा हूँ, जवाब भी दे रहा हूँ। करिए। हाँ, तो देखिए ऐसा है कि सर थोड़ा सीरियसनेस दिखाइए, वरना हिंदुस्तान में हिंदू होने का मतलब नजर से लोग देखेंगे होना है। आप कम से कम आप प्लीज मैच्योरिटी दिखाइए। आप उम्रदराज हैं, सर प्लीज बिहेव ऑफ योर एज सर, यू आर अ सीनियर एनालिस्ट, थोड़ा वैसे बिहेव करिए। संबित कंप्लीट, ये थोड़ा शांत हो जाए। सनाउल्लाह साहब के पास जाऊंगा फिर। संबित सर हाँ, देखिए
देखिए उसके बाद नवाज शरीफ ने डिसाइड किया कि मैं सरेंडर कर देता हूं डीप स्टेट के सामने, और जो सरेंडर नवाज शरीफ का हुआ है ये इसी की कहानी है जो हम देख रहे हैं, जहां नवाज शरीफ यूएन में जाकर आतंकवादियों द्वारा लिखे गए स्पीच को पढ़ रहे हैं। हाफिज सईद के स्पीच को नवाज शरीफ पढ़ के आए हैं। एंड यस, ये हिंदुस्तान का ही नहीं, वो तमाम देशों के लिए एक बड़ी विक्ट्री है जो आतंकवाद के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं और जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए आमादा हैं। याद रखिए, जब आइसोलेशन होता है, दो तरह का आइसोलेशन होता है, ग्लोबल आइसोलेशन एंड रीजनल आइसोलेशन। रीजनल आइसोलेशन पूरी तरह से शुरू हो चुका है। देखिए पाकिस्तान बड़बोलापन रख सकता है, इट मे ट्राई टू बाई वर्च्यू आउट ऑफ अ वाइस, मगर उस शांत हो जाइए सर, शांति भंग मत करिए, ठीक है। देखिए इनके व्यवहार को देखिए, भूटान को औने पौने बोलते हैं, ये रक्षा विशेषज्ञ हैं। नहीं सुनिए, ये एक कंट्री को आपके चैनल पे बैठ कर औने पौने बोलते हैं, ये डिबेट के लायक है? ये मैं इनको कोई कंट्री औने पौने कैसे हो सकता है साहब? मैं दिखाता हूँ संबित जी। अरे साहब, आप पे थोड़ी सी तमीज है, हम तो बोलते नहीं, हम दिखाते हैं। मैं कुछ ग्राफिक्स दिखाना चाहूंगा। ये आपका एटीट्यूड है। भारत और पाकिस्तान का कंपैरिजन, तारिक पीरजादा साहब, मेरी आपसे दरख्वास्त है, इन आंकड़ों को बहुत अच्छे से देखिएगा, सुनिएगा, क्योंकि आपके पैरों के तले की जमीन खिसकने वाली है। ये वो आंकड़े हैं, आज से 70 साल पहले दोनों मुल्क एक साथ आजाद होते हैं, भारत और पाकिस्तान के। 70 साल में भारत कहां है, जो आबादी की दृष्टि से पाकिस्तान का 5 गुना है, और भारत की स्थिति ज्यादा खराब होनी चाहिए थी, और पाकिस्तान कहां है, ये मैं कुछ आंकड़ों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये वो आंकड़े हैं जो हर पाकिस्तानी को, पाकिस्तानी आवाम को परेशान करेंगे। जीडीपी के लेवल पर अगर बात की जाए तो भारत की करीब 7.3% की है, पाकिस्तान की 4.2% की है। ग्लोबल रैंकिंग भारत की 12वीं है जीडीपी में, पाकिस्तान की 60वीं है। ग्रॉस नेशनल सेविंग की अगर आप बात करेंगे तो रैंकिंग में भारत 17वें नंबर पर है दुनिया में, पाकिस्तान 126वें नंबर पर है। जीडीपी भारत की 32% के आसपास की है, पाकिस्तान की 14.1% के आसपास की है। शेयर बाजार की अगर बात की जाए कि उसमें ग्लोबल रैंकिंग कहां है, हिंदुस्तान दुनिया में 11वें नंबर पर है, और आपको जानकर ज्यादा आश्चर्य नहीं होगा क्योंकि पाकिस्तान 154वें नंबर पर है। 95 लाख करोड़ के बराबर का शेयर बाजार हिंदुस्तान में है और पाकिस्तान में महज 3 लाख करोड़ का। एफडीआई की बात की जाए, एफडीआई में दुनिया के पैमाने में नक्शे पर भारत की 22 ग्लोबल रैंकिंग है, पाकिस्तान की 68वीं ग्लोबल रैंकिंग है। 20 लाख करोड़ से ज्यादा का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान में है, जबकि पाकिस्तान में उसका 10वां भी नहीं, 13,000 करोड़। 20 लाख करोड़ कहां, 13,000 करोड़ कहां। सिमिलरली अगर हम विदेशी मुद्रा की बात करें, स्वर्ण भंडार की बात करें कि कहां कितना गोल्ड डिपॉजिट है, भारत दुनिया में 8वें नंबर की रैंकिंग रखता है, पाकिस्तान की 60वें नंबर की है। बजट घाटे में भारत 149 नंबर पर है, पाकिस्तान 178वें नंबर पर है। तो हर पैमाने पर मेरा सवाल सनाउल्लाह साहब से है, फिर मैं वंकवानी साहब के पास जाऊंगा। सनाउल्लाह साहब, पाकिस्तान में अगर आज कोई मुल्क आने को तैयार नहीं है, सार्क समिट नहीं हो रही है, तारिक पीरजादा साहब जैसे एनालिस्ट खुश हो रहे हैं सार्क के नहीं होने से, आपका रिएक्शन बीइंग एन एम्बेसडर? सनाउल्लाह साहब, बेसिकली जो कुछ आपकी तरफ से कहा गया है उसमें भी हकीकत नहीं है। अगर 4 मुल्क इंडिया समेत आने को तैयार नहीं है तो आप क्यों भूल जाते हैं कि दूसरे मुल्क तो तैयार हैं, और फिर आप बार बार कहते हैं कि अपने प्राइम मिनिस्टर को कह दिया जाए कि वो इसको ख़त्म कर दें। वो तो पहले ही फैसला हो चुका है और वो बता दिया गया है मुख्तलिफ कंट्रीज में। और इन एनी केस जिसकी तरफ आपने इशारा भी किया था, अगर एक कंट्री नहीं आता था तो ये इसके चार्टर की वजह से, इसके स्टैट्यूट की वजह से ये समिट नहीं हो सकती थी। ऐसा पहले भी होता रहा, इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। आपने नफीस जिक्रिया के बयान की बात कही है, वो एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉरेन ऑफिस थी। आपके भी फॉरेन ऑफिस से बहुत अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं। फॉरेन ऑफिस का काम दोनों मुल्कों के दरमियान एक ब्रिज की सूरत में
की सूरत में काम करना होता है। और इसको उसी अंदाज में देखा जाए, पाकिस्तान हमेशा ये चाहता है कि दोस्ती रहे और इसके लिए काम करता रहा। आप कहते हैं पाकिस्तान बिल्कुल अलग थलग हो गया। आपके मनीशंकर आयर का बना बयान पढ़े, उनका आर्टिकल पढ़े, इसी तरह और आपके रिटायर्ड एम्बेसडर्स हैं, उन्होंने लिखा है, वो बहुत क्रिटिसाइज अपने प्राइम मिनिस्टर को करते हैं। इसी तरह हमारे यहाँ भी इंटरनल पॉलिटिक्स के डायनेमिक्स ऐसे हैं जिसमें उनको क्रिटिसाइज किया जाता है। इमरान खान ने क्रिटिसाइज किया, लेकिन इमरान खान ने किया, और भी लोग हैं, और शेख रशीद है, दूसरे बहुत सारे लोग हैं। जरा मुझे बात करने दीजिए, मैंने आपकी बहुत बातें सुन ली हैं। और ना प्राइम मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट वहां दी है यूएन में, आप कहते हैं वहां उनको कोई हमायत हासिल नहीं हुई। मैं आपसे पूछता हूं, कौन से मुल्क हैं जो एक्सेप्ट आपके ना अफगानिस्तान के सीनियर मिनिस्टर वाइस प्रेसिडेंट के, कोई ऐसा मुल्क का कोई भी फॉर्मल स्टेटमेंट मुझे दिखा दें जिसमें पाकिस्तान की मुखालफत की गई हो। माफी के साथ सनाउल्लाह साहब, आपने सवाल किया है मुझसे, आपने हमसे सवाल किया है, आप जवाब सुनने की भी तैयारी चाहूंगा, आप जवाब सुनने की भी तैयारी रखिए, आप जवाब सुनने की भी तैयारी। संबित पात्रा बोलना चाह रहे हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, जितने मुल्क आए यूएनजीए में, एक ने भी आपके साथ खड़ा नहीं हुआ पुरी के अटैक को लेकर। एक का नाम आप बता दीजिए मुझे, और मैं बताता हूँ जितने मुल्क आए 160 के ऊपर, उसमें पाकिस्तान को छोड़ के हर मुल्क ने उरी में हुए टेररिस्ट अटैक की क्रिटिसाइज किया, इंडिया के साथ सिंपैथी दिखाई, और टेररिज्म के लिए खत्म करने को लेकर कहा कि इंडिया पाकिस्तान के बीच का बायलैटरल इशू है कश्मीर का, आपस में रिजॉल्व करो, चाहे वो बान की मून हो, चाहे वो बराक ओबामा हो। आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला रहा हूं, जिनके पास आप डॉजियर लेकर गए थे। संबित पात्रा वांट टू से समथिंग, फिर रमेश वनकवानी। संबित पात्रा, देखें एंकर का संबित पात्रा, जिनको गेस्ट के तौर पे सर हमने आपको सुना, अब आप हमें सुनिए। नहीं सनाउल्लाह साहब, थोड़ा सा सुन लीजिए। सनाउल्लाह साहब लिसन टू दिस। संबित पात्रा, सनाउल्लाह साहब प्लीज, वी हर्ड यू पार्टी की। सनाउल्लाह साहब, हमने आपको सुना, ये उचित नहीं है, आप दूसरों को सुने, दूसरों को सुने प्लीज। आप एक सीनियर डिप्लोमेट हैं, आप भी बहुत अच्छे हैं ना बबसर, ठीक है, हम लोग बीच में कभी नहीं कहते हैं। मैं आ रहा हूं आपके पास संबित पात्रा के जवाब के बाद। संबित पात्रा आप बोलिए, संबित पात्रा आप बोलिए। सुन लीजिए, मैं आपने कहा, आपने एक प्रश्न पूछा कि कोई एक सिंगल स्टेटमेंट हम दिखा दें कि अफगानिस्तान या बांग्लादेश से आपके खिलाफ आया हो। मैं पूरा अखबार दिखा रहा हूं, ये 25 जुलाई 2016 का है। एक टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था अफगान के जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हैं गनी साहब का इंटरव्यू। उसमें वो क्या कहते हैं, इंटरव्यू दिया है आपको, उसमें वो कहते हैं तालिबान रोम्स ओपनली इन पाकिस्तान, तालिबान रोम्स ओपनली इन पाकिस्तान, आई कैन प्रोवाइड एड्रेसेस ऑफ तालिबान लीडर्स इन क्वेटा। सर आप ये बीच में चिल्लाने क्यों लगते हैं? यही तो पाकिस्तान करता है, ये सीज फायर वायलेशन, ये आप बीच में क्यों बोलते हैं? बी डेमोक्रेटिक, ये डिक्टेटोरियल एटीट्यूड छोड़ दीजिए। डोंट बी डिक्टेटोरियल, बी डेमोक्रेटिक। एक डिबेट हो रहा है, हमने आपको प्यार से सुना, अब आप जवाब सुनिए। डोंट शाउट इन द मिडल ऑफ द डिबेट, डोंट शाउट इन द मिडल ऑफ द डिबेट। ये पाकिस्तान को एक्सपोज मत करिए बुरी तरह से। आप उसको छोड़ के जरा लॉजिकल बात, रैशनल बात कीजिए। अरे तोते की तरह डायनोसर हैं आप, आतंकवादी के, आप आतंकवादी डायनोसर हैं या तोता क्या कर रखा है? शांति से सुनिए दूसरों को। देखिए मैंने आपको स्टेटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान का दिया है। ओहो, संबित आप मेरे सवाल सुमित जी, आप कंप्लीट योर सेंटेंस। संबित प्लीज डोंट इंडल्ज इन पर्सनल डायलॉग। संबित आप अपनी बात पूरी करिए, लेट्स टेक दिस फॉरवर्ड, वरना बात पूरी नहीं हो पाएगी। नहीं, अगर चिल्लाएंगे तो कैसे बोलेंगे? नहीं, मैं हूं ना, आप चिंता मत करिए, आप बोलिए। देखिए मैं इसको बोलना चाहता हूं कि हाँ, ये एक स्टेटमेंट कह रहे थे, मेरे पास कंप्लीट स्टेटमेंट्स हैं सभी देशों के सार्क को लेकर। आप कहेंगे तो मैं सभी कंट्री का स्टेटमेंट पढ़ देता हूं। बांग्लादेश ने क्या कहा है, आई कोट, द ग्रोइंग इंटरफियरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ बांग्लादेश बाय वन कंट्री हैज क्रिएटेड एन एनवायरनमेंट व्हिच इज नॉट कंड्यूसिव टू द सक्सेसफुल होस्टिंग ऑफ द 19th सार्क समिट इन इस्लामाबाद इन नवंबर 2016। तो ये मैं सभी देशों का पढ़ दूंगा। भूटान ने क्या कहा है, अफगानिस्तान ने क्या कहा है, और आप इसको छोटा मानते हैं और जिस प्रकार का व्यवहार अभी दिखा रहे हैं, दैट इज शियर फ्रस्ट्रेशन।
आप ही की बात को आगे बढ़ाता हूँ, रमेश वनखवानी के पास जाऊंगा। रमेश साहब, आप हैं फोन लाइन पर मेरे साथ? रमेश वनखवानी? जी जी जी। अरे वाह, शुक्रिया, आपने इंतजार किया, उसके लिए शुक्रिया। रमेश साहब, आप तो खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वहां पर मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली हैं। आपके प्राइम मिनिस्टर पर यह अटैक हो रहा है लोकल पॉलिटिक्स में कि ये पाकिस्तान की चिंता नहीं कर रहे हैं, ये तो शॉपिंग कर रहे हैं जाके अमेरिका में। तो ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो लंदन में शॉपिंग कर रहा हो अमेरिका से आते वक्त, वहां बाकी मुल्क के लोग क्या आके बात करेंगे? देखिए, पहली चीज तो ये कि पाकिस्तान के अपोजिशन के लीडर इमरान खान ने कहा है, मेरे ख्याल में इमरान खान को एक फोबिया है प्राइम मिनिस्टर से, और उस फोबिया को जो है वो यहाँ पे डिस्कस करना कि भाई पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे बहुत मकबूल तरीन है और उनकी पॉलिसीज जो है वो ऐसी है कि आप देखेंगे जो भी इलेक्शन यहाँ पे बाय इलेक्शन हो रही है, हर इलेक्शन जो है वो प्राइम मिनिस्टर की पार्टी जीत रही है, कोई इमरान खान की पार्टी नहीं जीत रही है। मैं समझता हूँ इस नेगेटिव प्रोपेगेंडा को यहाँ पे इंडियन मीडिया के ऊपर उठाना, ये जो है ये कोई प्रोपेगेंडा इंडियन मीडिया का नहीं है। मैं ये क्लियर कर दूं आपको, आप बड़ी सब्र से इंतजार कर रहे थे, ये प्रोपेगेंडा नहीं है, ये आपके अपोजिशन की पार्टी के लोग उठा रहे हैं। इमरान खान जो बहुत पॉपुलर लीडर माने जाते हैं, उनके बहुत से वीडियोस, बहुत सी चीजें सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं। मैं वो रियलिस्टिक, अगर बीजेपी के ऊपर अगर वो कुछ गलतियां करी है तो कांग्रेस यहाँ पे अगर कोई चीज को हाईलाइट करेगी तो मैं समझता हूँ कि उसके वो इंटरनल मैटर हैं कि वो किस तरीके से उसको डील करते हैं। हमें इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर फॉरेन पॉलिसी को डिस्कस करना चाहिए। हाँ, जो आपने दिखाते हैं कि भाई इकोनॉमिकली हम मजबूत हो गए हैं और पाकिस्तान इकोनॉमिकली मजबूत नहीं है, वो एक और पहलू है, मगर आज आप उसको डिनाई कर सकते हैं क्या? ठीक नहीं, एक जो इकोनॉमिक पैरामीटर्स मैंने दिखाया, कैन यू डिनाई दैट? मैं तो भारत भी आता हूँ, पाकिस्तान में भी रहता हूँ, मैं समझता हूँ कि भारत जो है वो इकोनॉमिकली इस वक्त मजबूत हो चुका है क्योंकि भारत के अंदर डेमोक्रेटिक एक सिस्टम चला है, मगर यहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम को बार बार जो वो डिस्टर्ब किया गया है, जिसकी वजह से किसने डिस्टर्ब किया डेमोक्रेटिक सिस्टम को? देखिए ना, काफी आपके डेमोक्रेटिक सिस्टम को किसने डिस्टर्ब किया, बताइए ना। हिंदुस्तान की आवाम सुन रही है आपको, आप तो खुद हिंदू है, बताइए। देखिए, जब ऐसी चीजें होती हैं, जब ऐसी यहाँ पे खिते के अंदर यहाँ पे डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने के लिए जो इंटरनेशनल जो पड़ोसी मुल्क है उनका भी एक पॉजिटिव रोल होना चाहिए, मगर आज अगर कश्मीर के अंदर बर्बरत अगर शुरू होती है तो वो अगर इशू अगर हाईलाइट होता है, सवाल पूछना चाहता हूँ तो उसके ऊपर पाकिस्तान में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर क्या कर रहे हैं? बिल्कुल सही पूछा आपने, और उसके ऊपर सिंतास मायदों को डिस्कस करें। रमेश वंकवानी जी, नहीं, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, रमेश जी, संबित जी आप पूछिए। रमेश जी, आपने एक बड़ी बात कही, आपने कहा कि मैं इंडिया से आता हूं। आपने सही कहा, हम माँ हैं आपके देश को हमने जन्म दिया है, तो आप कहां से आएंगे? ये कोई पीरजादा साहब कोई थोड़ी अफ्रीका से आए हैं, ये भी तो इंडिया से ही आए हुए हैं। आप सब इंडिया से गए हैं और इंडिया की जड़ खोदने में लगे हैं। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, आप तो हिंदू हैं, आप हिंदू राइट्स को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? वहां रोज हिंदू बच्चियों का कत्ल हो रहा है, हिंदू बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं वहां पर? आप कैसे हिंदुओं के नेता हैं? क्या किया है आपने? कहां आवाज बुलंद की है? अरे पीरजादा साहब, अब शांत हो जाइए। मैं एक हिंदू लीडर से बात कर रहा हूं, मुझे बात करने दीजिए। आप जो वहाँ हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, आप हिंदू लीडर के नाते क्या कर रहे हैं पाकिस्तान में? आप अपना बताइए। गवर्नमेंट के अंदर आप चाय पीजिए। अरे आप चाय पीजिए साहब, क्यों वो छोड़, चाय खत्म हो गया? रमेश जी बोल रहे हैं, रमेश वंकवानी। पीरजादा साहब प्लीज, पीरजादा साहब के साथ रहते हैं और अपनी धरती के साथ मोहब्बत करते हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि हिंदू सीरियस डिबेट है सर, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। ठीक, ये बात करना कि हिंदू यहाँ पे हिंदू तहफ़्फ़ुज़ के साथ क्यों नहीं करें? मैं हिंदू कम्युनिटी को नॉट ह्यूमन राइट वायलेशन सर, ये ह्यूमन राइट वायलेशन है कि नहीं? ह्यूमन राइट्स वायलेशन वहां अगर हिंदू परसेंटेज घट के आज 1% रह गया है, तो आप लोगों ने वहां हिंदू जीनोसाइड किया है कि नहीं, ये बताइए। और आप एक हिंदू लीडर कहलाते हैं, आपने हिंदुओं के लिए क्या कर दिया वहां पे? बड़ी बड़ी बातें यहाँ कर रहे हैं। मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री में हिंदू मैरिज एक्ट बिल, डिड यू सेव एनी हिंदू फेलो? रमेश साहब, मैंने हिंदू मैरिज एक्ट बिल भी मैं लेके आया हूं। रमेश साहब, आपको ये क्यों करना पड़ा? हिंदू ना, आप हिंदुओं जो मर रहे हैं, जो रेप हो रहा है, वो सब क्यों? एग्जैक्टली रमेश साहब,
आप इतना मान जाइए आज टेलीविजन पे कि वहाँ हिंदुओं के खिलाफ एट्रोसिटी है, वहाँ ह्यूमन राइट वायलेशन है, ये तो आप मानते हैं ना? ये तो आप मानते हैं कि नहीं? पाकिस्तान मुल्क बना, इंडिया में भी है, तो पाकिस्तान में कितनी हिंदुओं की आबादी थी पता है ना आपको रमेश वंकवानी? वहाँ पे भी इशू है। रमेश साहब कितने हिंदू थे वहाँ पे बताइए? देखिए इन हमें रमेश साहब आप तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आपको तो सवाल सुनने जवाब देने की आदत होनी चाहिए। कितने हिंदू थे 14 अगस्त 1947 को? मुल्क के ऊपर उंगलियां उठाए, मैं समझता हूँ 14 अगस्त 1947 को हिंदुओं की पॉपुलेशन कितनी थी पाकिस्तान में? रेस्पेक्ट देनी चाहिए हमें। अगर रेस्पेक्ट के तरीके से नहीं चले, हम अगर यूएन रेजोल्यूशन के तरीके से नहीं चले, अगर हम रमेश साहब कॉन्फ्रेंस से, चलिए मैं आपके दो सवालों का जवाब देता हूँ। यूएन के रेजोल्यूशन को कौन नहीं मान रहा है? पाकिस्तान। आपको याद है कि नहीं? उस रेजोल्यूशन में ये साफ तौर पे लिखा है कि पहले खाली करो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसको आप बोलते हैं, जिसको हम गुलाम कश्मीर बोलते हैं, आप उसको खाली करिए, आपकी फौज को हटाइए वहां से, ताकि फ्री एंड फेयर प्लेबिसाइड हो सके। आप हटाने को तैयार हैं क्या? आपने नहीं हटाया आज तक। वंकवानी साहब आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आप एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर पाकिस्तान में बीते 70 सालों में हिंदुओं की पॉपुलेशन 14-15% से घटकर 1% से भी कम रह गई है, इसका जिम्मेदार कौन है? 4%, अभी 4% पॉपुलेशन है। इसका जिम्मेदार कौन है? 80 लाख हिंदू कम्युनिटी। इसका जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप है, पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप? जवाब है आपके पास? 80 लाख इस वक्त भी हिंदू पॉपुलेशन पाकिस्तान के अंदर है। मैं उसको लीड कर रहा हूं। मैं भारत के राजस्थान में आज की तारीख में भी कम से कम सैकड़ों फैमिलीज रह रही भाग के आई हुई। अब तक भी है, खत्म कर देने के लगे तो हुए खत्म। जनरल जैनी कुछ बोल रहे हैं। जनरल जैनी, यूएन रेजोल्यूशन की जो बात की है, जनरल जैनी, मैं ये कहूंगा कि अभी ये जो पाकिस्तान के वक्ताओं ने जो बात उठाई कि जी यूएन रेजोल्यूशन नहीं माना गया है, यूएन रेजोल्यूशन तो ये तो देखना पड़ेगा कि कौन नहीं मान रहा है यूएन रेजोल्यूशन। यूएन रेजोल्यूशन का सबसे बेसिक मुद्दा ये था कि पाकिस्तान की फौजें जो ऑक्यूपाई कर चुकी थी, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो आजाद कश्मीर जिसको बोलते हैं, वो वहां से हटेंगी। वो हटेंगी। पीरजादा साहब सुनिए, आप सुनिए, आप पढ़िए, पहले जाके आप वो यूएन रेजोल्यूशन पढ़िए, उस सेक्शन को पढ़िए। वो सेक्शन क्लियरली बोलता है दैट पाकिस्तान ऑक्यूपाइड फोर्सेस विल फर्स्ट clear out of the occupied areas, then the Indian forces will clear out, and then under the aegis of the UN a plebiscite will be done. आपने तो हमें प्लेबिसाइड करने का मौका ही नहीं दिया, क्योंकि आज भी आप जो है 80,000 स्क्वायर माइल्स के ऊपर में कब्जा करे हुए बैठे हुए हैं। और आप फिर आप ये तौहीन करते हैं, इतनी जोहरत करते हैं कि आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। अरे सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट्स आपने मसला उठाया हुआ है कि कश्मीर में ह्यूमन राइट्स है, जो पाकिस्तान में हिंदुओं के अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, वो तो दुनिया के मीडिया में निकल ही नहीं रहा है जितना कि ह्यूमन राइट्स। और इस सब चीज का जिम्मेदार कौन है? आप अपने आप को डेमोक्रेसी बोलते हैं, क्या आप अब डेमोक्रेसी हैं? अरे काहे की डेमोक्रेसी है? ऐसा देश जिसमें कि मिलिट्री का राज है, मिलिट्री सब कुछ कहती है, मिलिट्री सब कुछ कराती है, मिलिट्री सब कुछ डिक्टेट करती है, आप अपने आप को डेमोक्रेसी बोलते हैं? अरे आपकी यही इज्जत रहेगी। आपकी दुनिया में आइसोलेशन और इस तरीके से बेइज्जती जैसी यूएन में हुई है, आपकी इस तरीके से बेइज्जती होती रहेगी जब तक कि आप मिलिट्री को सेकंड रेट स्टेटस नहीं देंगे। जब तक कि अच्छी मिलिट्री वो होती है जैसे हमारे देश में है, अच्छी मिलिट्री वो होती है जो कि एक सिविल रूल के तहत होती है। मिलिट्री जो कि पूरा रामराज करके बैठ जाए और अपने देश के ऊपर में अपनी हुकूमत जमाए और हर चीज के ऊपर में डिक्टेट दे, वो देश हमेशा कभी भी रहेंगे जो आंकड़े आपने बताए। बिल्कुल जनरल जैनी, बीते 70 सालों में 3 या 4 बार तो क्लिक हो चुका है वहां पे। आधे से ज्यादा टाइम मिलिट्री का रूल रहा है वहां पे, तो ऐसे कैसे? तभी ये सिचुएशन है आपकी इकोनॉमी की। ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, क्या यूएन रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं? आपकी 67 साल के अंदर में 50 साल तो मिलिट्री का रूल। एक जगह तो भारत ने दबा दिया है सार्क के जरिए आइसोलेट करके। अगला कदम क्या होगा? ब्रह्मा चलानी साहब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ब्रह्मा साहब, कल इंपॉर्टेंट मीटिंग बुलाई है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने MFN स्टेटस को लेकर, क्या ये भी विड्रॉ होना चाहिए? क्या ये विड्रॉ होना भी लाजमी हो गया आज की तारीख में? ब्रह्मा चलानी साहब, ये जरूर हटना चाहिए, क्योंकि नॉन रेसिप्रोकल बेसिस पर इतने सालों से हिंदुस्तान पाकिस्तान को मोस्ट फेवरेट नेशन स्टेटस दिया हुआ है उन्होंने। इसका कोई लॉजिक नहीं है।
और इसके अलावा जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है पाकिस्तान के साथ वो भी डाउनग्रेड होने चाहिए। इस समय फुल फ्लेज डिप्लोमेटिक रिलेशन रखना वो भी उसका भी कोई लॉजिक नहीं है। तो कुछ डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक स्टेप्स लेना जरूरी है हिंदुस्तान के लिए। बिल्कुल, मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस भी पाकिस्तान से अब छिन सकता है। सनाउल्लाह साहब, 1996 से इंडिया ने आपको MFN दे रखा है, 2016 में है, 20 साल हो गया, आप लोगों ने जहमत नहीं उठाई। सनाउल्लाह साहब, आप वापस ले लीजिए, रिव्यू में आप वापस ले लीजिए। ले लेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ले लेंगे, सिंधु का पानी भी ले लेंगे और ये भी ले लेंगे। पानी तो आप ले नहीं सकते किसी सूरत, किसी तरीके से भी नहीं ले सकते। और जब अगर लेना चाहते हैं तो लेके देख लीजिए। जो आपने तो 20 साल मजे ले लिए ना MFN के, आपने हमको 20 सालों में क्यों नहीं दिया? आप बताइए ना, 20 सालों में पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को क्यों नहीं दिया? हमेशा नॉन बैरियर टैरिफ इतने खड़े किए हुए थे, पाकिस्तान से क्या चीज वहां पहुंचती थी उसका अंदाजा आपको भी है। अगर आपने बहस करनी है, ऊंचा ऊंचा बोलना है, तो उससे कोई फायदा नहीं है। मैं बल्कि माजरत चाहूंगा, क्योंकि ये कोई डिबेट किसी तरफ रुख नहीं ले रही। आपने ऐसी ऐसी बातें कही हैं जो क्या चाहते हैं आप लेना? आप क्या रुख लेना चाहते हैं कि हम यहाँ बैठ के नवाज शरीफ और राहिल शरीफ की तारीफ करने लगे? हमने अपनी फौज हम क्या ये रुख लेना चाहते हैं कि पाकिस्तान को सार्क समिट करानी चाहिए? बात ही नहीं सुनना चाहते। सनाउल्लाह साहब, आप नहीं सुनना चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ दिक्कत ये है कि जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ उसके आप जवाब नहीं दे रहे हैं। मैंने सीधा सवाल पूछा, 20 साल में पाकिस्तान ने इंडिया को MFN का स्टेटस क्यों नहीं दिया? मैं आपको, क्योंकि नॉन टैरिफ बैरियर जो इंडिया ने लगाए हुए थे पाकिस्तान की ट्रेड फ्लो पे, वो इतने ज्यादा थे कि हर मीटिंग में उसका जिक्र होता था। इसी बिना पे पाकिस्तान से कोई चीज आपने हमसे ले लिया, तब आपको टैरिफ याद नहीं थे? आपसे हमने कुछ नहीं लिया, आप से कुछ नहीं लिया साहब, हम जानते हैं आपको दिया। इन 20 सालों में तमाम डिफिकल्ट कंडीशन, तमाम टेररिस्ट अटैक के बावजूद, चाहे वो पार्लियामेंट पे हुआ हो, चाहे वो मुंबई पे हुआ हो, ट्रेड लगातार, तिजारत लगातार बढ़ी है, तिजारत लगातार बढ़ी है। पानी पे कभी रोक नहीं लगा 70 सालों में। 3 लड़ाइयां हो गई, तीनों में मात दे दी। ये भारत का बड़प्पन था, इसको आपको मानना चाहिए। संबित पात्रा कुछ बोल रहे हैं। उस वक्त आपकी मजबूरी थी, इस वक्त आपको पॉलिटिकली आप एरोगेंट हो गए। अच्छा, आप हमारे यहाँ टेररिस्ट अटैक करें तो हम गोलियां खाते रहे, और हम आपके ऊपर रिव्यू करने जाएं तो हम क्रिटिकल हो गए। संबित पात्रा जवाब दीजिए सनाउल्लाह साहब को। मैं आ सकता हूँ जी? संबित बोलिए, उसके बाद रमेश वंगवानी जवाब देंगे। संबित, ये आप लोग ऐसे मत चिल्लाइए, आप सुन लीजिए। मुझे दहशतगर्द बनाया गया था, ये शांत हो जाए तो जवाब दूंगा, और मुझे वापस भेजा गया था। तो खुदा का ख्याल कीजिए, थोड़ा शांत हो जाइए। दहशतगर्द मुल्क से आने वाला सुमित जी, आतंकवाद कर दीजिए आवाज। दहशतगर्दी के लोगों को क्या कहा जाए? अब तो दुनिया कह रही है, अमेरिका में बिल आ गया है कि टेररिस्ट स्टेट घोषित किया जाए। अब तो वहां पर पिटीशन साइन होकर व्हाइट हाउस में आ चुकी है। बोल सकता हूँ कि आप टेररिस्ट मुल्क हैं? हाँ संबित पात्रा, अब मैं बोल सकता हूँ। अब मेरी बारी आई है, देखिए, मैं बड़े ध्यान से जो पाकिस्तान के बोल रहे हैं, पीरजादा साहब आप जवाब दीजिएगा, सुन लीजिए। 2 सीनियर विशेषज्ञ आए हुए हैं, उनको चुप कराइए। आपने 3 बार उनको बोलने दिया। हाँ, उन दोनों को मैं सुन रहा हूँ। इनको किसी चीज का फर्क नहीं पड़ रहा है। सार्क कंट्री बॉयकॉट कर रही हैं पाकिस्तान का, तो ये कह रहे हैं तो क्या हो गया, भाड़ में जाए सार्क, हमारा कुछ नहीं बिगड़ना है। पानी नहीं मिलेगा तो क्या हो गया, कुछ नहीं कर सकते हो। मोस्ट फेवर्ड नेशन नहीं रहेगा तो क्या होगा, हमारा क्या बिगड़ेगा। ये भाषा किसी डिप्लोमेटिक नेशन का नहीं होता है, ये रोग नेशन का भाषा है। जब सीनियर डिप्लोमेट्स और सीनियर विशेषज्ञ इस प्रकार के भाषा का प्रयोग करने लगे तो क्या हो गया, आप मेरा क्या कर लोगे, हम न्यूक्लियर बम छोड़ देंगे, तो आप जानिए कि दिस कंट्री इज नो मोर अ कंट्री टू लिव इन, इट इज अ रोग नेशन। ये एक टेररिस्ट और रोग नेशन है। उनके व्यवहार से ही, पैनलिस्ट के व्यवहार से ही मालूम पड़ रहा है। हमारे दोनों पैनलिस्ट को देखिए साहब, दोनों देखिए जरा। ब्रह्मचलानी जी बैठे हैं और हमारे लेफ्टिनेंट जनरल बैठे हैं, किस प्रकार का व्यवहार है, ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं। ज्ञानी लोग हैं, ये ज्ञानी लोग ऐसे चिल्ला चोट नहीं करते हैं आप लोगों की तरह। ध्यान से सुनिए।
आप बिल्कुल सही कह रहे थे गौर कीजिए, ये केवल हमारा रीजनल मसला नहीं है। अपने लफ्जों पे गौर कीजिए। नहीं साहब सुन लीजिए, और है ना, साहब सुन लीजिए, आपके समय में आपके समय में नहीं चिल्ला रहा था, अब आप दूसरों को सुनिए, दूसरों को सुनिए। सुन लीजिए, आपका कैसा डिफेंस मिनिस्टर है, सुनिए जरा। और उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर किसी वर्ल्ड में किसी डिफेंस मिनिस्टर को सुना है? नहीं, वर्ल्ड के किसी डिफेंस मिनिस्टर को सुना है कि वो बोलता है कि मैं न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ दूंगा? किसी को सुना है आपने? आप अपने पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर है या आतंकवादियों का सरगना है? अच्छा, बात करने दोगे या नहीं? बोलिए बोलिए पीरजादा। मैं तो बोल रहा हूँ पूरे वर्ल्ड के मंत्रियों को देख लीजिए, कोई भी रेस्पॉन्सिबल नेशन कभी नहीं कहता है कि मैं मिसाइल छोड़ दूंगा, न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ दूंगा। पीरजादा साहब बोलिए। पात्रा चुप हो जाओ 2 मिनट के लिए। पीरजादा साहब हमने 2 शब्द सच्चाई के क्या बोल दिए, बौखला गए। रोज हमारे जवानों को मार देते हो, सोचो हमारे पे क्या गुजरता है। 2 शब्द क्या बोल दिया तो बौखला गए। बात तो सुनो ना संपत। अरे शर्म आपको आनी चाहिए, आपके हाथ रंगे हुए खून से। तुम्हें तो डूब मरने की जरूरत है। आतंकवादियों को बढ़ावा देने वालों को शर्म नहीं आती है, हमें सिखाते हो आप। 4 युद्ध हारने के बाद यहाँ चाय पी के आप प्लीज यार, मेंटेन द डेकोरम। चाय खत्म हो गई क्या? चाय पियो आप। आप बहुत मध्यान्ह है, मुझे बात नहीं करने दे रहे हैं। बात करने दे मुझे 20 सेकंड के लिए। देखिए 30 सेकंड साहब ने क्या बात करेंगे? नहीं 20 सेकंड आपकी बात करना सारा पाँव है, क्या बात करेंगे आप? अरे संपत पात्रा चुप हो जाओ 2 मिनट के लिए। जैनी साहब ने दिस इज नॉट द लैंग्वेज। बात करने दो ना यार। पीरजादा साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आखिरी बार। जैनी साहब तमीज से बोलिए। 30 सेकंड मैंने आपको दिए, 4 बार आपको कर चुका हूँ, बोलिए ना। आपने 10 सेकंड खराब कर दिए। जी, जैनी साहब ने कहा कि यूएन रेजोल्यूशन के तहत पाकिस्तान को फौजें निकालनी होंगी। मैं जैनी साहब को एक बात कहता हूं, आज हिंदुस्तान यूएन रेजोल्यूशंस को मानने का ऐलान करे, हम फौजें निकालेंगे और उसके बाद आप निकालेंगे। यूएन एडमिनिस्ट्रेटर आएगा और प्लेबिसिट हो जाएगा। रेजोल्यूशन डज नॉट होल्ड गुड एनीमोर। पढ़ के नहीं आते हैं ये होमवर्क भी नहीं करके आते। सवाल उठा रहे हैं, ऐलान करो। पीरजादा साहब वही सवाल उठा रहे हैं कि अंडा पहले आया या मुर्गी पहले आई। आप वही सवाल उठा रहे हैं साहब। ये रेजोल्यूशन पे जाइए, अपने इंटरप्रिटेशन पे मत जाइए। रेजोल्यूशन कहता है कि आप पहले पीओके गलियों में तो चल सकती है, उसके बाद में इस टेलीविजन पे नहीं चलेगी। कहीं नहीं कहता कि इंडिया जो है वो पहले प्लेबिसाइट की मंजूरी दे। साहब थोड़ा सा पढ़ लिया करो, होमवर्क भी किया करो, मैं बता देता हूं। यूनाइटेड नेशन में इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट से कश्मीर को बाहर निकाल दिया गया है, ये पता है कि नहीं पता है आपको? भाग ही नहीं सकते। पकड़ दिया पात्रा, जैनी को बोलने दो। पकड़ दिया, किसको पकड़ लिया? 2 मिनट के लिए। आतंकवादी किसको पकड़ दिया? अरे पीरजादा साहब, अरे आप सुनाना बंद करिए, ये व्यवहार ठीक करे पहले। मैं बताता हूँ पीरजादा साहब, जैनी को बोल दो क्या होता है? पीरजादा साहब आपको एक और सीनियर ऑफिसर ये जैनी को बोल, पीरजादा साहब जो मैंने फिगर्स मानने का ऐलान करे, उसके बाद यूएन एडमिनिस्ट्रेटर आएगा। एक मिनट संबित हम लोग शरीफ लोग हैं, हम इनको बातों से नहीं, हम इनको अपने कामों से मारेंगे। आप सुनिए, आपने पीओके में कब्जा करके इतने साल भी क्या कर लिया? आज तक वहां पे डेमोक्रेसी नहीं आने दी, आज तक वहां पे इलेक्शन नहीं होने दिए, लोगों का त्राय त्राय हो रही है। क्या आपको पता है कि हमें खबर मालूम नहीं है कि पीओके में हमारे बॉर्डर के उस तरफ क्या हो रहा है? हमें पीरजादा साहब सब इंटेलिजेंस मिलती है, हमको सब पता है कि पीओके में क्या हालत है लोगों की। एक बार आज अगर उनका बस चले तो वो छोड़ के सारे भारत में आ जाए। शरीफ ने आप लोगों की पतलून एक बार हमको जाने दीजिए, हमारे मीडिया को खोल दीजिए, पीओके को, बलूचिस्तान को, सही तस्वीर सामने आ जाएगी। समित जी ने एक बात कहना चाहूंगा, एक बात बहुत जरूरी है जो सुमित जी ने उठाई है कि हमेशा। पीरजादा साहब सुनिए, पीरजादा साहब बोलिए, 1 मिनट 30 सेकंड में आपका जवाब देता हूँ। सुमित जी ने अभी एक बहुत बढ़िया अच्छी बात उठाई कि जब कभी भी कोई मसला उठता है पाकिस्तान धमकी देता है कि हम बम फोड़ देंगे। पराक्रम में ये हुआ, पार्लियामेंट अटैक के बाद ये हुआ, आप आगे बढ़े तो हम बम फोड़ देंगे। आपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए, सब किलोटन वेपन्स बना लिए कि हम बम फोड़ देंगे। अरे आज मैं बोल रहा हूं इस मंच के जरिए से, और सुमित पात्रा भी है मेरे साथ में हैं, आप बम फोड़ के दिखाइए, फोड़िए आप बम, कल फोड़िए बम। आपका पाकिस्तान इस दुनिया के सदर से गायब कर दिया जाएगा।
क्योंकि हमारी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है। हमारे पास में इतनी ताकत अवश्य है कि अगर आपने एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन भी 60 किलोमीटर के अंदर में यूज किया, पाकिस्तान का नाम और निशान मिट जाएगा इस दुनिया। इसी नोट पर मैं शुक्रिया अदा करूंगा तमाम मेहमानों का, मेरा वक्त की कमी है। पाकिस्तान का नाम और निशान मिट जाएगा। थैंक यू सो मच। लेकिन कुल मिलाकर रस्सी जल गई, बल नहीं गए। पाकिस्तान जो है वो आज भी केवल बातें ही कर रहा है। इतना बड़ा उसको आइसोलेट कर दिया गया इस पूरे रीजन में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। उसको अभी भी अपनी परेशानी समझ में नहीं आ रही है। प्राइम मिनिस्टर लंदन में शॉपिंग कर रहे हैं। ये स्थिति है पाकिस्तान जैसे मुल्क की, जिसको दुनिया के लोग कह रहे हैं कि आतंकी मुल्क अब मान लेना चाहिए। और अब इस आखिरी सेगमेंट में बात होगी आपके जवाबों की। हमारा आज का सवाल था कि क्या सार्क मुल्कों में पाकिस्तान शांति का सबसे बड़ा दुश्मन है? हजारों की संख्या में एसएमएस आए हैं। 98% लोग हाँ में जवाब देते हैं कि सबसे बड़ा शांति का दुश्मन अगर कोई है तो वो पाकिस्तान है। ट्विटर पे तो 99% लोग जवाब देते हैं हाँ में कि शांति का दुश्मन अगर कोई है इस भारतीय उपमहाद्वीप में, इस सार्क रीजन में, तो वो पाकिस्तान है। और इसीलिए उसका बॉयकॉट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्पष्ट भी हो गया भारत के साथ बांग्लादेश, अफगानिस्तान और भूटान भी पीछे खड़े हो गए। भारत की कोशिश है कि बाकी के जो 3 मुल्क हैं वो भी भारत का साथ दें, नेपाल, श्रीलंका, और उसके जरिए भी पाकिस्तान को एक्सपोज किया जा सके। इसी नोट पर आज हम तो पूछेंगे में मेरे साथ इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। गुड नाइट।